India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली की एक अदालत ने मुंबई में 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को, आपको बता दें कि जो हिरासत है वो एनआईए हिरासत दे दी है। दरअसल 18 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को रात 10:45 पर विशेष एनआईए जज चंद्रजीत सिंह के सामने पेश किया गया था। एनआईए ने राणा की 20 दिनों की हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 18 दिनों की हिरासत की अनुमति दी है। राणा पर आरोप है कि उसने अपने बचपन के दोस्त और लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव डेविड कॉलमिन हेडली की मदद की थी, जिसने मुंबई में हमलों की साजिश रची थी। हेडली ने हमले से पहले कई बार भारत का दौरा किया था और राणा की मदद से कई स्थानों की रेकी भी की थी। एनआईए ने राणा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें उन पर आपराधिक साजिश, हत्या और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप भी लगाया गया। जांच एजेंसी का मानना है कि राणा ने हमले की साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसने हेडली को हमले के लिए तैयार किया था। राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने कई कानूनी लड़ाइयां लड़ी हैं। कैलिफोर्निया के एक जिला न्यायालय ने मई 2023 में राणा के प्रत्यर्पण के आदेश दिए थे और राणा ने इसके खिलाफ कई अपीलें भी दायर की। आखिरकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपीलें खारिज कर दी और प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी। अदालत ने राणा को 18 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया, जहां उनसे हमले की साजिश और अन्य आरोपों के बारे में पूछताछ की जाएगी। इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी। और आइए अब वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि एनआईए की कस्टडी में आखिर क्या प्रावधान रहते हैं। दिल्ली के कोर्ट ने हाल ही में तहव्वुर हुसैन राणा, जो कि 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स में एक आरोपी है, 18 दिन के लिए एनआईए कस्टडी में भेजा है, जब वो यूएस से एक्स्ट्राडाइट होकर इंडिया आया। लेकिन सवाल ये है कि एनआईए कस्टडी का मतलब क्या होता है, स्पेशली ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 और सीआरपीसी सेक्शन 167 के मुताबिक एनआईए किसी भी आरोपी को इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी में ले सकती है, लेकिन पुलिस कस्टडी सिर्फ 15 दिन तक दी जा सकती है। अरेस्ट के दिन से गिनती शुरू होती है। उसके बाद अगर और टाइम चाहिए तो जुडिशियल कस्टडी मिलती है, जिसमें पुलिस लॉकअप में नहीं बल्कि जेल में रखा जाता है। राणा के केस में एनआईए ने 20 दिन की कस्टडी मांगी थी, क्योंकि केस बहुत कॉम्प्लेक्स और इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी अलाउ की है, ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो सके, पर लीगल लिमिट्स के अंदर ही। एनआईए को सर्च, सीजर और क्वेश्चनिंग का राइट है, पर सब कुछ कानूनी प्रोसेस के थ्रू होता है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स, फॉलो इंडिया लीगल। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि स्थानीय पुलिस की अक्षमता के खिलाफ केवल आरोप लगाने से जांच को सीबीआई को हस्तांतरित करने का औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच केवल असाधारण परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए। जांच में विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले
मामलों में इसकी आवश्यकता हो। एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अन्य व्यक्ति ने खुद को आईबी अधिकारी बताकर उससे 1,49,00,000 रुपए ठग लिए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस और आरोपी के बीच मिलीभगत है, इसीलिए जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। कोर्ट ने, जी हां, हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आरोपों पर आधारित था, लेकिन इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं था। कोर्ट ने यह भी पाया कि जांच पहले से ही एक विशेष जांच टीम द्वारा की जा रही थी और शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस की अक्षमता या पूर्वाग्रह के बारे में कोई सबूत नहीं दिया था। सीबीआई जांच के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं। जांच में विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। मामला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाला होना चाहिए। जांच को सीबीआई को हस्तांतरित करना आवश्यक होना चाहिए ताकि न्याय हो सके और मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सके। इन शर्तों को पूरा किए बिना सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर किसी मुकदमे में समय सीमा का मुद्दा नहीं उठाया गया है तो अदालत उसे समय सीमा के बाहर मानकर खारिज कर सकती है। ये फैसला समय सीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत आया है, जिसमें कहा गया है कि अदालत को किसी भी मुकदमे को समय सीमा से बाहर मानकर खारिज करना होगा, भले ही प्रतिवादी ने इस मुद्दे को अपनी याचिका में नहीं उठाया हो। फैसले के मुख्य बिंदु हैं। अदालत ने कहा है कि समय सीमा का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे अदालत को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए। समय सीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत अदालत को किसी भी मुकदमे को समय सीमा से बाहर मानकर खारिज करना होगा। अदालत ने कहा कि प्रक्रियात्मक कानून न्याय के लिए न कि न्याय को रोकने के लिए है। अदालत ने कहा कि निष्पक्षता और न्याय के लिए अदालत को सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समय सीमा का मुद्दा एक मुद्दा महत्वपूर्ण है और इसे अदालत को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा है कि प्रक्रियात्मक कानून न्याय के लिए न कि न्याय को रोकने के लिए। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि अदालत को समय सीमा के मुद्दे पर विशेष ध्यान देना चाहिए और निष्पक्षता और न्याय के लिए सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। वकीलों की गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कोर्ट काफी सख्त दिखाई दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वकील अशोक पांडे को न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के लिए 6 महीने की जेल और 2,000 का जुर्माना लगाया। पांडे ने 2021 में खुली अदालत में न्यायाधीशों को गुंडे कहा था। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की पीठ ने पांडे को यह भी बताने के लिए कहा है कि उन्हें हाई कोर्ट में 3 साल तक अभ्यास करने से क्यों नहीं रोका जाना चाहिए। मामले के मुख्य बिंदु पर नजर डालते हैं। पांडे ने न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग किया और उन्हें गुंडा कहा। पांडे को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया और 6 महीने की जेल और 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पांडे को ये बताने के लिए कहा गया कि उन्हें हाई कोर्ट में 3 साल तक अभ्यास करने से क्यों नहीं रोका जाना चाहिए। पांडे के खिलाफ 2003 और 2017 के बीच इसी तरह के कदाचार के मामले दर्ज किए गए थे। अदालत ने पांडे के व्यवहार को जानबूझकर अवमानना और कदाचार बताया और कहा कि वह न्यायिक प्रक्रिया का अपमान करता है और संस्था की गरिमा और अखंडता को कम करता है। और केरला का ये पूरा मामला है जहां पर एम्बुलेंस चालक को रेप के मामले में आजीवन जेल की सजा हुई। दरअसल बता दें कि केरल के पठानमिट्टा जिले में एक सत्र अदालत ने एम्बुलेंस चालक नौफाल वी को 19 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना सितंबर 2020 की है, जब पीड़िता कोविड-19 से संक्रमित थी और उसे एम्बुलेंस के माध्यम से कोविड केयर सेंटर लेकर जाया जा रहा था। घटना से थी कि
नौफल वी जो सरकारी एम्बुलेंस चला रहा था ने निर्धारित मार्ग से भटक कर वाहन को एक सुनसान इलाके में जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पीड़िता ने आरोपी की माफी का वीडियो रिकॉर्ड भी किया था, जो एक महत्वपूर्ण सबूत था, और इस वीडियो और पीड़िता के बयान के आधार पर नौफल को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। बता दें आपको कि जिसमें कहा गया है कि जब वैवाहिक मामलों में तनाव बढ़ जाता है तो वकीलों का कर्तव्य है कि वे लड़ रहे पति पत्नी को एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने के बजाय विवादों को सुलझाने की सलाह दी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की एक डिवीजन बेंच ने कहा है कि वकीलों की ऐसी मामलों में न केवल अपने मुवक्किलों के प्रति बल्कि अदालत और समाज के प्रति भी बड़ी जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि वकीलों को अपने मुवक्किलों को विवादों को सुलझाने की सलाह देनी चाहिए, न कि आरोपों को बढ़ावा देना चाहिए। अदालत ने माना कि ऐसे मामलों में लगाए गए आरोप अक्सर व्यक्तिगत रूप से लिए जाते हैं, लेकिन चेतावनी दी कि मुकदमेबाज कानून की सीमाओं को पार नहीं कर सकते हैं। एक मामले का उदाहरण, एक व्यक्ति ने अपने वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके लिए उसे जुलाई 2024 में अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया। अदालत ने उस व्यक्ति को अपने वकील से माफी मांगने और 1 लाख रुपए का जुर्माना देने का निर्देश दिया है। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि अदालत वकीलों और मुकदमेबाजों को विवादों को सुलझाने और शांति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि रेलवे यात्रियों के सामान की चोरी के लिए तभी जिम्मेदार हो सकती है, रेलवे तब जिम्मेदार हो सकती है जब उसके अधिकारियों की ओर से लापरवाही हो। जस्टिस रविंद्र खुडेजा ने कहा है कि यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए और वो खुद इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। एक व्यक्ति का लैपटॉप, कैमरा और अन्य सामान 2013 में नागपुर जाने वाली ट्रेन में चोरी हो गया था। इसने शिकायत कोच अटेंडेंट से की, लेकिन उसने सहायता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने दिल्ली उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई और मुआवजे का दावा ठोका। न्यायालय ने कहा कि चोरी की घटना कंडक्टर और अटेंडेंट द्वारा ड्यूटी में लापरवाही के बीच उचित संबंध नहीं चाहिए और केवल कंडक्टर की अनुपस्थिति सेवा में कमी नहीं मानी जा सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि यात्री को अपने सामान की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जैसे कि अपने बैग को सुरक्षित करना। कोर्ट ने कहा है कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। रेलवे तभी जिम्मेदार हो सकती है जब उसके अधिकारियों की ओर से लापरवाही हो। चोरी की घटना और कंडक्टर और अटेंडेंट द्वारा ड्यूटी में लापरवाही के बीच उचित संबंध होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर इंडिया लिमिटेड को अपने विज्ञापन में दिए गए दावों के समर्थन में वैज्ञानिक सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। डाबर ने अपने विज्ञापन में दावा किया था कि फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से बच्चों की बुद्धिमत्ता कम हो सकती है, हड्डियां कमजोर हो सकती है और दांतों पर धब्बे पड़ सकते हैं। कोलगेट पामोलिव ने डाबर के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डाबर के विज्ञापन भ्रामक हैं और फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट को बदनाम करते हैं। कोलगेट का तर्क है कि फ्लोराइड की नियंत्रित मात्रा दांतों की सड़न को रोकने में प्रभावी है और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अनुमोदित है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने डाबर को अपने विज्ञापन में किए गए दावों के समर्थन में वैज्ञानिक सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। डाबर को अपने जवाब के साथ ही निम्नलिखित दावों के समर्थन में सामग्री प्रस्तुत करनी होगी: बच्चों की बुद्धिमत्ता में कमी, हड्डियों की कमजोरी, दांतों पर धब्बे। कोर्ट ने डाबर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और कोलगेट को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई 2025 को होगी।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.